नमस्ते दोस्तों। काउंटर पॉइंट में आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा नाम है विपिन मेनन। आज मैं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन का एनालिसिस करूंगा। मेरे साथ है जाने माने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मिस्टर अश्विन। अश्विन जी का परिचय सोशल मीडिया में जो ट्विटर वगैरह यूज करते हैं उनके उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि वो अच्छी तरह से पॉलिटिकल एनालिसिस हर राज्य में होने वाले चुनाव के वो लिखते रहते हैं। तो आज मैंने उनको मेरे यूट्यूब चैनल के इस टॉक शो में बुलाया हूँ। जानते हैं चुनाव के विश्लेषण अश्विन जी के साथ बैठ के। नमस्ते अश्विन जी। हाय विपिन, नमस्ते। कैसे हैं आप? अ, बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। ओके, ग्रेट। आप दर्शकों को बताइए, क्या कैसा रहा आपका चुनाव का पूरा देखने का नजरिया ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर? सो विपिन, कमिंग टू द पॉइंट, जीएचएमसी पोल्स के बारे में मैंने जो इलेक्शंस एनालाइज किया और ट्रैक किया, तो मैं एक बात जरूर रख सकता हूँ, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। इट्स लाइक एन अर्थक्वेक, एक भूकंप हम कह सकते हैं। तेलंगाना चुनाव के नतीजे के बारे में मैं अगर बात करूं, और उसके बाद मैं अगर एक जिक्र कर सकता हूं बीजेपी को लेकर, तो बीजेपी के लिए ये एक रिजल्ट जो है, इट इज लाइक अ फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो बच्चा है, वो अगर 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम लिखता है और पास होता है, तो वैसा है। इट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट मेरी नजर से बीजेपी को है, ये जीएचएमसी चुनाव के बारे में मैं अगर बात करूं तो। राइट। तो क्या क्या ऐसी बात रही बीजेपी के पूरे चुनाव प्रचार में जो लोगों को आकर्षित किया इस बार? खास करके हैदराबाद सिटी की बात करेंगे, जहां पे एमआईएम जैसी पार्टी है, टीआरएस जैसी पार्टी है, और एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 1980s में भाग्यनगर के नाम से भी जाना जाता था। बहुत जुना सिटी है। निजाम कल्चर के लिए भी ना जाना जाता है। तो आप क्या लगता है, क्या फैक्टर काम किया बीजेपी के लिए? वाज इट हिंदुत्व या डेवलपमेंट प्लान? क्या क्या रही इस बार बीजेपी के प्रचार? ओके। सो विपिन, आपका सवाल के लिए मैं एक लंबा सा जवाब दूंगा। पहली बात, क्योंकि इस इलेक्शंस में मेरी नजर से ना काफी फैक्टर्स काम किए हैं बीजेपी के लिए। फर्स्ट, मैं अगर मैनिफेस्टो का जिक्र करूं, तो बीजेपी ने कोविड वैक्सीन फ्री प्रॉमिस किया। दे आल्सो प्रॉमिस्ड फ्री वाटर, फ्री पावर। तो ये मैनिफेस्टो ही मतलब इतना पॉपुलिस्ट था कि हेडलाइन कैचिंग मैनिफेस्टो हम कह सकते हैं। एंड कमिंग टू द कैंपेन मैनेजमेंट, अगर मैं बीजेपी का बात करूं, तो पहला बात, अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस या कोई और राजनीतिक दल होता, तो ये चुनाव से दे वुड हैव मतलब काफी डर और भयभीत हो जाते, क्योंकि जिस तरीके से तेलंगाना सरकार, जो केसीआर हैं सीएम, उन्होंने इलेक्शंस को प्रीपोन किया, इट इज लाइक काइंड ऑफ की अनप्रिपेयर्डनेस बीजेपी का हो सकता है। बट उसके बावजूद भी बीजेपी ने इतना मेहनत करी कि सेंट्रल लीडरशिप ने काफी लोगों को वहां पे भेजा तेलंगाना में, पहले बात। और कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, मैं अगर तेलंगाना बीजेपी के मैं अगर बात करूं, तो ये बंदी संजय, अरविंद धर्मपुरी, डीके अरुणा, और फिर ये जो ये 3 लीडर्स या 4 लीडर्स, जितना भी तेलंगाना बीजेपी का मैं अगर टीम का जिक्र करूं, तो दे हैव फॉट लाइक अ यूनाइटेड टीम। एक पहली बार हम कह सकते हैं कि यूजुअली हम फैक्शनलिज्म का जो नाम है, हम काफी गौर से सुनते हैं हर मीडिया में। बट इस बार तेलंगाना बीजेपी की मैं अगर बात करूं, तो यूनाइटेड शिप की तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और उसके बाद हम काफी बीजेपी का कैंपेन जब हम ट्रैक कर रहे थे, तो बीजेपी ने एक हिंदुत्व का कार्ड जो खेला है, एक काफी बोल्ड एंड एक रेडिकल तरीके से खेला है, जो यूजुअली इवन बाकी स्टेट यूनिट्स भी खेलने से डरती है। तो उन्होंने ऐतिहासिक सिटी जो हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, उसको बीजेपी ने बोला कि हम इसको भव्य नगर बना देंगे अगर हमारा सरकार भाग्यनगर। जीएचएमसी या भाग्यनगर। तो ये बोला था बीजेपी ने। और फिर कैंपेन की टाइम पे काफी कुछ बातें बीजेपी ने करी है, जो एक कह सकते हैं कि मीडिया मैनेजमेंट के लिए इट वाज लाइक 100 on 100। एक राइट। अरविंद धर्मपुरी का अगर मैं एक स्टेटमेंट बात करूं, तो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन तरीके से जिक्र करा था। अकबरुद्दीन ओवैसी का एक चुनावी भाषण थी, जहां पे ओवैसी ने ये बोला था कि जितने भी सरकार आए हैं गए हैं तेलंगाना में, सारे सरकारें हमारे बात सुनकर बनी है, हमारे बात सुन के काम करती है, और हमारे बगैर चलती नहीं है।
तो इसके जवाब में ये हमारा अरविंद धर्मपुरी ने जवाब दिया कि ओवैसी तू सुन ले, तेरे को मैं जूते के नीचे रखूंगा, जूते के बगल में रखूंगा। सो दैट शोड एन एटीट्यूड कि तेलंगाना बीजेपी वाज रेडी फॉर अ फाइट। और इसके बाद अगर मैं संजय बंदी की बात करूं तो उन्होंने भी काफी बेहतरीन जोरदार भाषण दिया था। काफी जगह में बोला था अगर पुरानी हैदराबाद दैट इज ओल्ड सिटी में अगर किसी हिंदू पे हाथ उठाएंगे तो आप समझ लेना नई हैदराबाद में भी हम ऐसे हाथ उठाएंगे कि अगले अगले बार आप बोलने से सोचेंगे इस बात पे। राइट तो राइट। सो बीजेपी सो बेसिकली ये पूरा उस तरह की कैंपेन हुई जहाँ पे विश्व हिंदू परिषद स्टाइल या बजरंग दल स्टाइल के मोड पे बीजेपी दिखी तेलंगाना में। क्या आप इस पे इससे सहमत है? एक्चुअली मैं इसमें 200% सहमत हूँ विपिन जी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी तेलंगाना ने कैंपेन किया था, एक्चुअली यार इससे ज्यादा हम बोल सकते हैं, क्योंकि वीएचपी और बजरंग दल की मैं अगर बात करूं, वो भी अगर मेन स्ट्रीम में चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, वो भी इतना खुलकर बात नहीं करते हैं जैसा बीजेपी के नेता ने तेलंगाना में बोला। तो इसका एक मैं बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा, तो इवन यूपी एंड कर्नाटका बीजेपी का जो स्टेट यूनिट्स है वो हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं, उनका एक पहचान ही हिंदुत्व के से बना हुआ है। तो शायद ये तेलंगाना बीजेपी उनको भी बहुत कड़ी टक्कर दे रही है। शायद दे माइट इवन डिफीट देम इन टर्म्स ऑफ द स्पीचेस एंड द कैंपेन, अगर आपने फॉलो किया तो। राइट राइट राइट। सो मुझे मुझे एक बात इसमें इस चुनाव में दिखी कि टीआरएस बहुत डरी हुई थी। टीआरएस बहुत सहमी हुई थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह का कैंपेन करे, बीजेपी को अटैक करे, एमआईएम को किस तरह से डील करे, कांग्रेस को क्या, कांग्रेस के लेकर, कांग्रेस को तो सारी पार्टियों ने इग्नोर किया था हालांकि, लेकिन ये पूरी चुनाव में बॉडी लैंग्वेज ऑफ टीआरएस और केसीआर वाज वेरी डिफेंसिव। तो ये क्या दर्शाता है केसीआर का ये बॉडी लैंग्वेज? 2000 मेरे हिसाब से 2019 में उन्होंने पूरा मेजोरिटी जीत के आया था। उसके बाद लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 4 एमपीज वहां पे मिलते हैं एंड केसीआर की बेटी खुद हार जाती है वो इलेक्शन। तो ये लाइन से अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो क्यों डरा हुआ था केसीआर? क्या ये जान रहे हैं कि अब उनके कंट्रोल से स्टेट निकलने वाला है? श्योर। तो मैं इसके लिए एक अच्छा सा आपको जवाब दूंगा रिगार्ड्स टू टीआरएस। पहले बात, एक्चुअली तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस का जो पार्टी है ना, उन्होंने जिस तरीके से जीएचएमसी का चुनाव हो या दुबक्का बाईपोल, इतने साल खास करके 2014 से लेकर अभी तक उन्होंने ऐसा एक चैलेंजर नहीं देखा है जो विपक्ष उनको जवाब देने और टक्कर देने के लिए तैयार है। बीजेपी एज ए पार्टी उनको जवाब दे रही है कि भाई मैं आपके लिए प्रिपेयर्ड हूँ, आप मेरे सामने कुछ भी चुनौती रखेंगे, मैं आपके लिए टक्कर तरीके से जवाब दूंगा। तो कमिंग राइट टू द कैंपेन ऑफ टीआरएस, अगर आप उनकी कैंपेन देखते तो उन्होंने तमाम तमाम प्रॉमिस करी थी। इफ यू सी देयर मैनिफेस्टो, उन्होंने केजरीवाल का दिल्ली का एक फेमस प्रॉमिस है कि आपको 20,000 लीटर पानी हम मुफ्त देंगे। तो वही प्रॉमिस यहाँ पे केसीआर ने भी रखी थी जनता के सामने, दैट इज तेलंगाना जनता के सामने। और उनके उसके बाद एक काफी एक रेडिकल प्रॉमिस भी उन्होंने रखा है कि जो बार्बर्स हैं, लॉन्ड्रीज हैं, हम उनके लिए मुफ्त बिजली देंगे, जो यूजुअली आप एक मैनिफेस्टो में नहीं देख पाते हैं ये चीजें। और लास्ट एक तेलुगु ऑडियंस के लिए मैं एक चीज रखना चाहता हूँ कि तेलुगु ऑडियंस मूवीज को लेकर बहुत क्रेजी रहते हैं। ये इंडिया में मतलब हर राज्य के लोग समझते हैं कि तेलुगु सिनेमा इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। तो केसीआर ने तेलुगु सिनेमा के लिए भी एक प्रॉमिस करा था कि कोई भी अगर सिनेमा मतलब डायरेक्शन होती है, इफ एनी सिनेमा हैज बीन डायरेक्टर, वो 10 करोड़ से नीचे उसका बजट है तो हम उस पे एक भी प्रतिशत का जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो ऐसे प्रोमिसेस केसीआर ने करा था। सो फर्स्ट थिंग, इससे ही हमको समझ आता है कि केसीआर बहुत डिफेंसिव था, मतलब ही वांटेड टू डू एनीथिंग एवरीथिंग टू समहाउ मैनेज दिस इलेक्शंस। और राइट अगर बात करूं केसीआर की कैंपेन में, उनका हर स्पीच में बीजेपी का स्टेट नेता, बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी नजर आ रही थी। वो भी ऐसे नजर आ रही थी क्योंकि जब भी वो कांग्रेस के बारे में बात करते थे ना, केसीआर 2016 की स्पीचेस या पुरानी स्पीचेस आप देखते, वो इतना कठोर तरीके से, एक एग्रेसिव तरीके से किसी भी पॉलिटिशियन को अटैक नहीं करते थे जितना अभी बीजेपी को कर रहे हैं। एंड हर स्पीच में बात कर रहे थे विपिन कि अगर बीजेपी आएगा तो समझ लो ये शहर जो है जल जाएगा और ये शहर का जो पहचान है खत्म हो जाएगा। सो दिस वाज अ राइट टाइप राइट ऑफ सेकुलर वर्सेस कम्युनल नैरेटिव जब हम 2000 राइट। पहले देखते थे। एंड ये फेल्ड टेक्निक है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसको आजमाया है, वही चीज केसीआर वापस से दोहरा रहा था।
कमिंग बैक टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विन जी, मुझे आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है। ये पूरे चुनाव में टीडीपी कहीं और चंद्रबाबू नायडू खास करके कहीं भी दिखा नहीं, क्योंकि आप और सब लोग जानते हैं कि तेलंगाना और आंध्र का विभाजन होने के बाद चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से एपी में शिफ्ट हुए और 2016 में टीडीपी के जितने भी वोट्स थे वो ज्यादातर टीआरएस को शिफ्ट हुए थे एंड बीजेपी के जो वोट शेयर्स है वो टीआरएस और कांग्रेस और अदर हिंदू पार्टी से जो हिंदू वोट कर रहे थे वो वहां से आए हैं। तो हाउ डू यू सी द डिक्लाइन ऑफ टीडीपी एंड कांग्रेस, ये दोनों किस तरह से आप एनालाइज करते हैं, खास करके चंद्रबाबू नायडू एज अ पार्टी विच वाज यू नो हैदराबाद में एक टाइम पे टीडीपी वाज दिस थिंग, सीइंग द फैक्ट दैट उनके जो ससुर जी है वो फिल्म लाइन से कहीं ना कहीं उनका भी ताल्लुक था, सो एनटी रामाराव। जी, सो विपिन, कमिंग टू आपका जो सवाल है, मैं उसके लिए एक ही जवाब दूंगा। पहले बात, अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की बात करूं तो उनका पहचान हैदराबाद से इसलिए ज्यादा बनता है क्योंकि जो हैदराबाद अभी आईटी सिटी के नाम पे जाना जाता है, तो उसमें एटलीस्ट चंद्रबाबू नायडू का काफी एक महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंस है उसमें। बीइंग अ सीएम उसने काफी कुछ करी है हैदराबाद के लिए। एंड अगर हम इतिहास को अगर हम पलट कर देखेंगे, टीडीपी का जो पॉलिटिकल बेस है, उनका जो स्ट्रेंथ है ना, इट केम फ्रॉम तेलंगाना। खास करके हैदराबाद का म्युनिसिपैलिटी अगर हम 10 साल के पहले देखते तो टीडीपी यूज्ड टू गेट 60 म्युनिसिपल वार्ड सीट्स। उतना उनका ग्राउंड स्ट्रेंथ हुआ करती थी, दैट टू व्हेन दे वर इन ऑपोजिशन, क्योंकि आप जानते हैं ना 2010 के समय में टीडीपी वाज नॉट इन पावर इन आंध्रा, द यूनाइटेड राइट। आंध्रा दोस डेज। तो उस समय में भी टीडीपी का पॉलिटिकल बेस रहा है। एंड उसके बाद में अगर टीडीपी का मैं डिक्लाइन की बात करूंगा तो यार उन्होंने सीरीज ऑफ ब्लंडर्स करी है। एक पॉलिटिशियन को जो जो चीजें करना नहीं है उन्होंने सब कुछ करी है। अगर उनकी पॉलिटिकल जर्नी आप लास्ट 6 साल से देखेंगे, दे मतलब तेलंगाना का 2014 में जिस तरीके से वो पब्लिक स्टैंड ले रहे थे, उसी समय पे उनका जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है, पॉलिटिकल बेस है, वो खत्म हो चुकी थी तेलंगाना राइट। में। बट स्टिल उनका जो लोकल लीडरशिप थी वो काफी मजबूत थी, जिन्होंने 30 साल 40 साल से ग्रास रूट जमीनी स्तर पर मेहनत करी थी। जो पिछड़ी जाति के नेताएं की बात करूं या कम्मा कापू, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कम्युनिटीज माना जाते हैं। तो इनकी नेता आप कह सकते हैं कि टीडीपी में भर भर के आपको मिल जाएंगे। इन्होंने बहुत साल से मेहनत करा, उसके बाद भी उन्होंने जो पॉलिटिकल बेस है ओवरनाइट उन्होंने काफी हद तक लूज कर दिया था। अभी तो 2020 में मैं तेलंगाना की बात करूं तो चंद्रबाबू नायडू का नाम लेना ही मतलब एक तेलंगाना के लिए बेकार है, क्योंकि दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ वोट्स। उनका जो इवन आंध्रा सेटलर्स की वोट बात करूं ना तेलंगाना में, दैट इज द जीएचएमसी इलेक्शंस, तो काफी हैं। लाइक 15 to 20% पब्लिक आपको आंध्रा से मिल जाते हैं। जो आंध्रा की पब्लिक हैं, दे आर सेटल्ड इन हैदराबाद। तो राइट। वो पब्लिक के बावजूद भी अगर आप टीडीपी की वोट शेयर देखेंगे तो दे आर पॉलिटिकली एरेस्ड। इवन कांग्रेस भी अभी देखा जाए तो 7% है वोट शेयर। एक सॉरी। नेशनल पार्टी होकर, एक मेन स्ट्रीम पार्टी होकर 7% लेना, जिन्होंने आजादी के बाद पूरा डोमिनेट किया है आंध्रा पॉलिटिक्स को, तो ये बहुत राइट। बड़ा फैक्टर है। दैट इज वाई मैंने थैंक्स। बोला कि तेलंगाना एक यस, यस। वीक है। यस अश्विन, थैंक्स फॉर मतलब ये इस तरह डिटेल में आप एनालिसिस करते हो। आई रियली अप्रिशिएट द डेप्थ ऑफ द नॉलेज यू कैरी इन पॉलिटिक्स। तो ये टीडीपी को लेकर ये बहुत आई मीन इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टीडीपी का डिक्लाइन इज अ केस स्टडी इन इटसेल्फ, बिकॉज इट वंस वंस हैड रूल्ड तेलुगु स्टेट एंड yes, Chandrababu Naidu ka contribution hai towards development, and Chandrababu Naidu was known for his development plans, but he did the blunders. He did his biggest blunder by opposing Narendra Modi ji in 2018. एग्जैक्टली। So coming to my next question is, how do you see the rise of Janasena party chief Pawan Kalyan in alliance with the BJP? Because I see his alliance towards BJP as, yeah, I mean BJP as in personal view as an opportunistic one, because he had taken a stand along with TDP before 2019 election. Post 2019 election, he again came towards BJP, and then he met Amit Shah and JP Nadda ji, and then he forwarded his hands for an alliance. So seeing all these things because I saw many social media posts of asking Janasena
Chief Pawan Kalyan to merge his party in Andhra Pradesh with BJP and become the CM candidate and all those these things. So coming to this Hyderabad election, yes, there were his party supporters who definitely had a role in BJP's victory as well. Maybe a small role, but yes, they, I mean, बूंद बूंद से पानी जो हम भरते हैं, हम बोलते हैं, तो ये सारे फैक्टर भी मैटर करते हैं इलेक्शन में. तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? सो कमिंग टू द पॉइंट विपिन, आपने जेएसपी जनसेना पार्टी जिसका फाउंडर पवन कल्याण के बारे में मैं अगर बात करूंगा, तुलना करूंगा इस इलेक्शंस को लेकर, तो पवन कल्याण एक सिनेमा स्टार के तौर पे माना जाते हैं, बहुत राइट. बड़ा सिनेमा स्टार. चिरंजीवी को तो हम पूरा देश में जानते हैं कि कितना बड़ा राइट. स्टार हुआ करता था उनकी हे डेज में. उनका छोटा भाई है ये पवन कल्याण. तो इवन पवन कल्याण का भी तेलुगु सिनेमा में एक अलग पहचान है. ही हैज ऑलमोस्ट एक्टेड नियरली मोर देन 70 फिल्म्स. तो इतना उनका ओके. पहचान सिनेमा वर्ल्ड से ही जाना जाता है. एंड कमिंग टू पॉलिटिक्स, मेरा एक छोटा सा राय यहाँ पे ये रहेगा रिगार्डिंग टू पवन कल्याण. एक अच्छा ओरेटर है. कभी आप इनकी भाषण सुनेंगे तो आपको फील होगा कि इनके अंदर ना एक एंथुसियाज्म भरा रहता है. एंड He's a fan of Che Guevara, by the way. अच्छा, तो कमिंग टू द पॉइंट विपिन, इन रिगार्ड्स टू इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स विद दिस पवन कल्याण, यार इनका जो रेलेवेंस है ना, मुझे नहीं लगता तेलंगाना में इनका इतना इलेक्टोरल रेलेवेंस है. बट हाँ, एक बात क्लियर है, एवरी तेलंगाना पब्लिक शुड डेफिनेटली नो अबाउट हिम. तो ये जब भी कैंपेन करने के लिए आएंगे, आपको एक छोटा सा गांव में भी जाएगा पवन कल्याण, आपको एटलीस्ट 10,000 पब्लिक वहां पे मिल जाएंगे. इतना वो फेमस स्टार है. और 10,000 शायद मैं कम ले रहा हूँ, कंसिडरिंग कि तेलुगु पब्लिक जैसा सिनेमा को लेकर क्रेजी रहता है. तो ये बात है विपिन. एंड दूसरा एक पॉइंट में अगर इनकी कम्युनिटी एंड इनका रिलेवेंस की बात करूंगा, ही कम्स फ्रॉम अ कापू कम्युनिटी विपिन. आंध्रा में ना इनका जो कम्युनिटी है वो नियरली 20% से ऊपर है. इलेक्टोरल वैल्यू में देखा जाए काफी एक इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कम्युनिटी है. हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे इनका वोट इतना भी ना मिलता, दे विल आल्सो डेफिनेटली मेंशन दिस कम्युनिटी इन देयर मैनिफेस्टो. राइट. उनके लिए ये देंगे वो देंगे जो एक पॉलिटिकल पार्टी नेचुरली प्रॉमिस करती है. एंड राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट विपिन, तेलंगाना में इनका जो स्पेस है कापू कम्युनिटी का, शायद उतना नहीं है जितना आंध्रा में यू कैन से. क्योंकि आंध्रा एंड तेलंगाना में डायनेमिक्स थोड़ा सा अलग है. कुछ कापू कम्युनिटी का जो सब सेक्शंस हैं, तेलंगाना में उनको बैकवर्ड कास्ट माना जाता है. दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द बैकवर्ड कास्ट लिस्ट. एंड आंध्रा की अगर हम बात करें तो जो कापू कम्युनिटी है, उनको मोस्ट ऑफ देम फॉरवर्ड कास्ट में माना जाते हैं. दैट इज जो रिजर्वेशन नहीं मिलता. एंड तो इनका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से आंध्रा में सबसे ज्यादा आपको दिख जाएगा. बट ही समवन, एक स्टार कैंपेनर बोल सकते हैं आप. जब भी कोई बीजेपी को अगर भीड़ जुटाना है तेलंगाना रैली में, एक माहौल बनानी है, तो डेफिनेटली पवन कल्याण उसमें 200% उनकी लिस्ट में शामिल होना मैं मानता हूँ. एंड आई डोंट थिंक जीएचएमसी इलेक्शंस में पवन कल्याण का उतना वोट हो सकता है. मुश्किल से 2 या 3% से ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस नहीं रहा होगा. अगर मान लीजिए जेएसपी ने 150 वॉट्स कंटेस्ट भी करा होता, आई डोंट थिंक दे वुड हैव गॉट मोर देन 1 to 2% इन द ओवरऑल सीन. बट 1-2% भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है विपिन. अगर आप एक इलेक्शंस की जानते हैं, खास करके ये 2020 का जो जीएचएमसी इलेक्शंस है, इतना क्लोज रहा है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, टीआरएस जस्ट 0.56% वोट शेयर से आगे थी बीजेपी से. शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ या उतना भी नहीं थी. सो दिस वाज अ टाइप ऑफ इलेक्शन कि इतना क्लोज था दोनों के बीच में. एंड यहाँ पे 1-1% का वोट की मायने रखता है. इसलिए बीजेपी को इलेक्शंस के पहले पवन कल्याण को रीच आउट करना पड़ा. टॉप लीडरशिप ने रीच आउट करी पवन कल्याण से एंड दे टोल्ड कि आप तेलंगाना में मतलब हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट में उतना इंटरफेरेंस मत करिएगा, क्योंकि राइट. बीजेपी एज अ पार्टी उनका बेस ज्यादा है और आपका 2-3% के लिए आप इंटरफेयर करेंगे तो फायदा टीआरएस को होगा, हमारा हम दोनों के बीच में नहीं रहेगा. इससे बढ़िया हम आंध्रा में फोकस करते. तो पवन, परफेक्ट. या अश्विन, आप साउथ के भारत के साउथ सदर्न स्टेट्स में से एक स्टेट में से आते हो और सदर्न स्टेट से आते हो, और आपने ऑलमोस्ट भारत के सब, अभी आप बंगाल के भी इलेक्शन को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं. सो बीजेपी का जो जिस तरह का जो बेसिकली ग्रोथ दिख रहा है लास्ट 20 इयर्स, एंड अभी जो जिस तरह से बीजेपी सदर्न स्टेट्स में आगे बढ़ रही है, क्या लगता है कि
कौन से वर्ग है जो बीजेपी को ज्यादा पसंद करते हैं? क्या वो युवा वर्ग है? क्योंकि अभी तमिलनाडु में भी रजनीकांत जी अपने खुद का पार्टी अनाउंस कर लिया है। वो भी जनवरी में उसका ये करेंगे, ओपन करेंगे अपना खुद का पार्टी। तो ये सब चीजों को लेकर अन्नामलाई बीजेपी के लिए वहां पे जबरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। वेट्रीवेल यात्रा जो है तमिलनाडु में, वो सुपर सक्सेस हो रहा है। केरल में भी अगर हम देखेंगे तो बीजेपी के लिए क्रेज बढ़ते जा रहा है। तो क्या लग रहा है साउथ के जो राज्य है, खास करके तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु में भी क्रेज दिख रहा है, एटलीस्ट सोशल मीडिया में जो क्रेज दिख रहा है, आने वाले चुनाव में अगर कितना वो वोट में होगा नहीं होगा, लेकिन किधर ना किधर जो जो पार्टी कहीं थी नहीं अस्तित्व में, इवन सोशल मीडिया डिस्कशन नैरेटिव में भी जो थी नहीं, आज वो आपको दिख रहा है। तो क्या लगता है ये क्या कारण हो सकता है? क्या, क्योंकि 6 साल हो गए नरेंद्र मोदी को एक सेंटर में पीएम बनते हुए, तो ये ऑर्गेनाइजेशनली ग्रो हो रहा है या स्टेबलाइज्ड जो ऑलरेडी पार्टियां है उनसे थक गई है, या कुछ चेंज लाना चाहती है, या यूथ में सीरियसली बीजेपी को लेकर एक नया क्रेज है, क्या है? श्योर। सो विपिन, अगर मैं साउथ इंडिया का पूरा मैं अगर बात करूंगा तो फर्स्ट आपका वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है अश्विन जी, थोड़ा जोर से बोल सकते? सॉरी सॉरी सॉरी, अभी अभी सुनाई दे रहा है आपको माइक थोड़ा सा? माइक पास लीजिए। अच्छा, राइट, 1 सेकेंड विपिन। या अभी ठीक है थोड़ा सा? आई अभी आई थिंक वॉल्यूम क्यों कम हुआ है? वॉल्यूम, क्योंकि आपका आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, सो मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल विपिन। या वॉल्यूम कम हो गया है। अच्छा, 1 सेकेंड विपिन। अभी ठीक है? ठीक है, परफेक्ट। आप बोलते जाइए। अच्छा, सो थोड़ा जोर से बोलिए क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा, वॉल्यूम कम हो गया। अच्छा, श्योर विपिन। सो मैं कमिंग टू मैं साउथ इंडिया की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहली बात विपिन, मैं तमिलनाडु से आता हूं, ये मेरा होम स्टेट है। मेरा बचपन पूरा चेन्नई में गया है देखा जाए तो लेट मी स्टार्ट विद तमिलनाडु। बीजेपी यार तमिलनाडु में इररिलेवेंट है, ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वहां पे इररिलेवेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी का एक ऐतिहासिक बेस रहा है तमिलनाडु में। देयर इज एटलीस्ट 5 to 6% वोट शेयर तमिलनाडु में जो बीजेपी के लिए सिंपैथेटिक माना जाता है। और एडीएमके का काफी जो ग्रामीण वोटर है, रूरल वोटर्स माना जाते हैं, लाइक कम्युनिटीज लाइक तेवर्स, गाउंडर्स, इनका अगर आप सोशल लाइफस्टाइल ट्रैक करेंगे ना तो आई डोंट थिंक इनका सोशल लाइफस्टाइल नॉर्थ इंडिया का जो बैकवर्ड कास्ट है जो बीजेपी से सिंपैथेटिक रहता है इन रिगार्ड्स टू हिंदुत्व, काफी डिफरेंट है। तो ये भी एक पोटेंशियल वोटर्स आप मान सकते हैं तमिलनाडु में। सो आई थिंक बीजेपी ने एक अच्छा फैसला लिया है कि तमिलनाडु जैसा राज्य में ना, पहले वो बिल्कुल एफर्ट्स, एक क्या कहते हैं, एफर्ट्स बिल्कुल नहीं डालते थे चुनाव लड़ने के लिए, बट आज की तारीख में आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी वहां पे ना एक बेस बनाने में, जमीन बनाने में पूरा मेहनत और काम कर रही है तमिलनाडु में। और ये जरूरी भी है, क्योंकि एक ना एक दिन एडीएम के जिस दिन जयललिता मर गई थी, आई फील कि लीडरशिप का वैक्यूम बहुत हो गया है एडीएम के एज अ पार्टी में। एंड एडीएमके का जो वोट शेयर है ना, दैट इज नॉट लाइक एन मुस्लिम और यादव की तरह कमिटेड वोट शेयर नहीं कह सकते हैं। जैसे मैं मुस्लिम और यादव की मैं अगर एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो बिहार में हम आरजेडी की बात करते हैं ना, तो हर कोई एक एनालिसिस में यही बात करता है, यार इलेक्शन शुरू होने के पहले ये दो बिरादरी, दो कम्युनिटीज हैं, ये आरजेडी का वोटर है। बट आप इस चीज को तमिलनाडु में किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं बोल सकते हैं कि इतना कमिटेड 30% वोट शेयर ना एक पार्टी के लिए लॉयल नहीं रहता, जैसे आप नॉर्थ इंडिया में एक एग्जांपल्स लेते हैं। तो आई फील बीजेपी एक अच्छा एफर्ट्स डाल रही है। इफ नॉट टुडे, फ्यूचर में बीजेपी हैज अ चांस इन अ स्टेट लाइक तमिलनाडु, जहां पे 80% से ऊपर हिंदू का आबादी है, कि सरकार हम लोगों का बन सकती है। तो तमिलनाडु में, कमिंग टू तमिलनाडु, तमिलनाडु एक बहुत ही एक वाइब्रेंट स्टेट रहा है इन रिगार्ड्स टू पॉलिटिक्स। यहाँ पे सिनेमा स्टार्स, अगेन आंध्रा जैसा यहाँ पे भी सिमिलैरिटीज है कि सिनेमा स्टार्स को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज रहता है। यहाँ तक कि इनका दो मुख्यमंत्री, एक नाम जयललिता और दूसरा एमजी रामचंद्रन, एमजीआर, इन दोनों नाम सिनेमा में इतना चमक रहे थे कि इन लोगों का एक अलग नाम रहा करता था उन दिनों में। सो इन दोनों का पॉलिटिकल सीन से एडीएमके में हटना, इट इज अ बिग फैक्टर। एंड बहुत लोगों से आप अगर जमीन में पूछेंगे ना, तो बहुत लोगों का स्केप्टिसिज्म रहता है इन रिगार्ड्स टू डीएमके एंड एडीएमके पॉलिटिकल फ्यूचर। क्योंकि डीएमके की मैं अगर बात करूं, करुणानिधि जो एक बहुत बड़ा लीडर इतिहास में माना जाता है तमिलनाडु राजनीति में,
उनका वो भी मर चुके हैं तमिलनाडु राजनीति में। और उनका जो बेटा है स्टालिन, बहुत लोग डीएमके के वर्कर्स मेरे से खुद कहते हैं कि वो इतना स्टालिन से इंस्पायर्ड नहीं है। जस्ट दैट उनको डीएमके एज अ पॉलिटिकल पार्टी का लाइफ को अलाइव रखना है, इसी वजह से डीएमके वर्कर्स काम करते हैं। एंड उनको ये भी फील होता है कि जो इनकम्बेंट है एडीएमके, वो उनका चुनावी प्रोस्पेक्ट्स अगर हम बात करें, दे डोंट लुक सो स्ट्रांग इन द ग्राउंड। हर कोई थोड़ा सा फील करता है कि ये चुनाव जो है एडीएमके के लिए एक बहुत ही नेगेटिव चुनाव माना जाता है, बीइंग एन इनकम्बेंट। एक एंटी इनकम्बेंसी का जो टर्मिनोलॉजी मैं तमिलनाडु में बताऊं, तो 10 साल सरकार एडीएमके का चली है इस तमिलनाडु राज्य में। यूजुअली अगर मैं तमिलनाडु का पैटर्न अगर मैं ट्रैक करूंगा, ऑल्टरनेटिवली 5 साल के बीच सरकार बदलती रहती है। एंड जयललिता इज द फर्स्ट सीएम इन अ लॉन्ग ड्यूरेशन जिसने ये पैटर्न को खत्म किया है। तो उसके बाद जयललिता मर गई एंड एडीएमके इज विदाउट जयललिता एंड इट इज फेसिंग एन इलेक्शन with the 10 years anti-incumbency, which is natural to be so challenging for any political party. तो एडीएमके ये पहला चैलेंज से गुजर रही है। It is fighting a DMK which is desperate to capture power after a long time. And DMK has roped in प्रशांत किशोर। अगर आपने न्यूज ट्रैक करी, प्रशांत किशोर का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने चुनावी इलेक्शंस में बहुत पॉलिटिकल राजनीतिक दल से काम करी है। उन्होंने काफी इलेक्शंस मुझे लगता है प्रशांत किशोर would not be able to, no political party will hire him after Bengal debacle. It is for sure, because the way he has handled the TMC party leaders, all of them are flowing towards BJP as far as what reports are coming in. Even in couple of days सुवेंदु भी ज्वाइन होने वाला है बीजेपी। तो ये सब चीजें देख के अगर अगर डीएमके प्रशांत किशोर को हायर करके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहती है तमिलनाडु में, तो ऑल द बेस्ट टू देम। मुझे लगता है अश्विन, इट वाज अ ग्रेट एनालिसिस बाय यू इन डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एंड में मैंने जान पूछ के आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ सदर्न स्टेट्स, द ग्रोथ ऑफ बीजेपी एंड मार्च ऑफ बीजेपी टुवर्ड्स द सदर्न स्टेट। बिकॉज क्या हो गया है कि एक परसेप्शन क्रिएट किया था बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी एक ब्राह्मण बनिया पार्टी है, तो ओबीसी के वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद और सबसे ज्यादा एससी एसटी समुदायों से कैंडिडेट जीत के आने के बाद अब वो प्रोपेगेंडा चल नहीं रहा है। तो अभी एक नया प्रोपेगेंडा उन्होंने लाया है कि बीजेपी एक साउथ इंडियन पार्टी, सॉरी नॉर्थ इंडियन पार्टी है, या द पार्टी जहाँ पे सिर्फ उधर ही प्रेजेंस है, वहां के लोग अनएजुकेटेड है वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। देन बीजेपी ने दिखाया कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो, बीजेपी किस तरह से ग्रो कर रही है। मेरा होल पॉइंट ये है कि कोई भी पॉलिटिकल जैसे मिस्टेक्स करती है तो वो उसका कारण क्या है वो एनालाइज करना। हम बीजेपी के टुवर्ड्स बायस नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि बीजेपी क्यों मार्च कर रही है और कहाँ पे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज मिस्टेक कर रही है। सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स, मुझे लगता है कि जो बीजेपी के ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग वो समझ नहीं पा रहे कि बीजेपी को किस तरह, या वो चीज को देखना नहीं चाहती है कि बीजेपी के मार्च को किस तरह से रोका जाए। जिस तरह से खालिस्तानी एलिमेंट्स फार्मर एजिटेशन में घुस गए हैं, इनको लगता है कि एनआरकी फैला के सीएए में हो या अन्य जगहों पे इन्होंने एनआरकी फैल के फेल हुआ, फिर भी इनको लगता है कि आफ्टर अमेरिका इंडिया कैन बी टारगेट ऑफ एनआरकी। तो ये कोशिश तो कर रहे हैं लेफ्ट ट्रिबल इकोसिस्टम जो भी है इनका है। तो वो इकोसिस्टम को ये जानना जरूरी है कि अगर आपको बीजेपी के साथ मुकाबला करना है तो आपको ग्राउंड में मेहनत करना होगा, आपको मैन टू मैन मार्किंग करके चुनाव लड़ना होगा, एग्जैक्टली आपको जमीनी कार्यकर्ताओं को तैयार करना होगा। हर बार दूसरे पार्टियों से स्ट्रॉन्गमैन उठा के आप जिता नहीं सकते। आप वो एक टेम्पररी फेस में बीजेपी ने भी किया, बाद में बीजेपी अब खुद के कार्यकर्ताओं को इतना बल दे रही है कि तेजस्वी सूर्य जैसे युवा नेतृत्व बीजेपी को अपने जमीन से मिला हुआ युवा नेतृत्व बहुत ऊपर गया। वेर इन अन्य पार्टियों के अगर देखोगे तो वो बहुत दूसरे पार्टी में जितने पावरफुल थे उतने भी पावरफुल नहीं है बीजेपी में। तो बीजेपी एज ए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बहुत मौका देती है, ये दूसरे पार्टियां जल्दी से जल्दी सीखनी चाहिए। मुझे लगता है सिमिलर कोर्स करेक्शन कम्युनिस्ट पार्टी कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइम पे भले ही वो अपने तंत्र का गैर वापर करती हो, शासन तंत्र का, लेकिन वो चुनाव में हारने के बाद उसका विश्लेषण जरूर करती है। तो ये इस तरह का विश्लेषण हम पॉलिटिक्स में करने चाहिए। मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा और भी लोगों के साथ हम ढेर सारे बातें करेंगे। आज के लिए
आप लोगों को शुभ रात्रि, धन्यवाद।